Hello everyone, welcome to the daily current affairs of 27th May 2025। तो आज हम लोग करने वाले हैं तीन टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज कल्टीवेटिंग अ ग्लोबल फार्म। तो ये एग्रीकल्चर जो है सब्जेक्ट अपना जो इकोनॉमी के अंदर आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके आने वाले मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्री स्पेसिफिक भी इसमें चीज़ें होती हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। सेकंड टॉपिक इज भारत फोरकास्ट सिस्टम फॉर पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग। भारत फोरकास्ट सिस्टम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग के लिए बनाया गया है। ये प्रीलिम्स के लिहाजे से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेंस में भी, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग होगा तो आप एग्रीकल्चर वगैरह में यूज़ कर सकते हो। मेंस के लिहाजे से भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। थर्ड इज स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट। तो ये प्रीलिम्स के लिहाजे से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीन टॉपिक आज हम लोग कवर कर रहे हैं। कल्टिवेटिंग अ ग्लोबल फार्म, ग्लोबल फॉर्म को कल्टीवेट कैसे किया जाए। इंडिया के बारे में बात हो रही है। इंडिया के बारे में यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25 का पूरा एग्रीकल्चरल डेटा है। एग्रीकल्चरल डेटा मतलब कितना हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, कितना हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, कितना हमारा डेफिसिट जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो ये सारा डेटा एंड डिटेल्स आपके मेंस के लिए बहुत काम का है, जो आगे आने वाला मेंस है। इंडिया अचीव्ड रिकॉर्ड एक्सपोर्ट ऑफ 820.93 बिलियन डॉलर। तो हमने हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू कितना रहा, 820। एक्सपोर्ट वैल्यू इस डॉलर में बात करें तो कितना हो गया, 820। और पिछले साल के कंपैरिजन में 6.5% बढ़ा भी। जबकि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में ईयर ऑन ईयर लगातार एक एवरेज ग्रोथ की बात करें तो 2.3% का ही एक्सपोर्ट ग्रोथ देखने के लिए मिला एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर थोड़ा पीछे रह रहा है और बाकी हम लोग एक्सपोर्ट में अच्छा किए। एक्सपोर्ट में अच्छा किए, एक्सपोर्ट बढ़ा, बट इंपोर्ट भी वैसे ही बढ़ा, इंपोर्ट भी कम नहीं बढ़ा। अब एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो एक्सपोर्ट 820.93 बिलियन हो गया, गुड्स और सर्विसेज दोनों को मिला के। गुड्स को हम मर्चेंडाइज भी बोलते हैं। मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट कितना रहा हमारा, 437.42 बिलियन। टोटल एक्सपोर्ट का 53। ऐसा हम लोग को लगता है ना कि हम सर्विस एक्सपोर्ट ज़्यादा करते होंगे, बट हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, सर्विस एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करते। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ही ज़्यादा करते हैं, 53%। सर्विस का एक्सपोर्ट कितना था, 383.51 बिलियन। हाँ, जब इंपोर्ट की बात आती है तो मर्चेंडाइज का इंपोर्ट भी ज़्यादा करते हैं, जबकि सर्विसेज का इंपोर्ट ज़्यादा नहीं करते हैं। इसी वजह से इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट भी 6.85% से बढ़ा है, जबकि एक्सपोर्ट कितने से बढ़ा था, 6.5। तो एक्सपोर्ट कम बढ़ा है, इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा। तो 6.85% तो हमारा सीधे सीधे एक्सपोर्ट अगर 820.93 बिलियन डॉलर का था तो इंपोर्ट 915.19 बिलियन डॉलर का है। 0.19 आप छोड़ भी सकते हो मेंस के एग्जाम में लिखने के लिए। मर्चेंडाइज इंपोर्ट कितना हुआ, मर्चेंडाइज इंपोर्ट हमने 720 का किया है, जबकि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हम सिर्फ 437 कर रहे हैं। इसका मतलब मर्चेंडाइज में हमारा सीधे सीधे डेफिसिट जाता है ना। क्या जाता है, डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत डेफिसिट है, बट सर्विस हम सिर्फ इतना ही क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सर्विस में हमारा एक तरह से क्या होता है, सरप्लस होता है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो ट्रेड डेफिसिट हमारा 100 बिलियन डॉलर के आसपास चल रहा है। इतना तो देखोगे तो अकेले चाइना से ही हो जाएगा ट्रेड डेफिसिट। बहुत सारी कंट्रीज से हमारा ट्रेड डेफिसिट है, कुछ कंट्रीज से हमारा ट्रेड सरप्लस है। ओवरऑल हमारा ट्रेड डेफिसिट 100 बिलियन डॉलर के आसपास चल रहा है, 94। ट्रेड टू जीडीपी रेशियो हमारा बहुत अच्छा है, जितना हमारा जीडीपी है उस हिसाब से 41% हम पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर पा रहे हैं। दैट इज अ वेरी गुड साइन कि हमारा जो इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड अंदर तक घुसा हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेड का, इंपोर्ट का बात करेंगे एंड एक्सपोर्ट का बात करेंगे, बट वो सिर्फ किस में बात करेंगे, एग्रीकल्चर में बात करेंगे। मेजर एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज, कमोडिटीज में हमने एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में सबसे ज़्यादा हमने क्या एक्सपोर्ट किया है, हमेशा से सबसे ज़्यादा हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, राइस एक्सपोर्ट करते हैं। राइस 24% हमने राइस एक्सपोर्ट किया। राइस में भी बासमती राइस ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट करने में वेजिटेबल ऑयल, जितना भी आप चिप्स, कुरकुरे, बाहर के कुछ भी फ्राइड खाते हो तो उसमें सब में क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल, जो क्या होता है इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब कंट्रीज से इंपोर्ट होता है। और ये ऑयल जो है आपका पूरा पूरा नमकीन और बाहर का खाना बनाने में यूज़ होता है। तो बाहर प्लीज़ मत खाइए, बाहर प्लीज़ खाना कम करिए। ये पूरा पूरा आपका वेजिटेबल ऑयल वहीं यूज़ हो रहा होता है। वेजिटेबल ऑयल के अलावा हम बात करें पल्सेस, ठीक है। एक्सपोर्ट हम मरीन प्रोडक्ट का करते हैं, स्पाइसेस का करते हैं, बफेलो मीट भी करते हैं।
टी एंड कॉफ़ी भी करते हैं, शुगर भी करते हैं, ये सब हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट में हम कैश्यू इंपोर्ट करते हैं, बहुत कैश्यू खाने वाले लोग हैं। कुछ अलग तरह का स्पाइस इंपोर्ट भी करते हैं, कुछ अलग शुगर इंपोर्ट भी करते हैं, अल्कोहलिक बेवरेज इंपोर्ट करते हैं, रबर इंपोर्ट करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, फ्रेश फ्रूट में भी बहुत सारा कीवी वीवी, और अगर हम बात करें एवोकाडो तो हम लोग इंपोर्ट करने लग गए हैं, जबकि हम एक्सपोर्ट भी फ्रूट करते हैं। कुछ फ्रूट्स हम इंपोर्ट करेंगे, कुछ फ्रूट्स हम एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही चलता है। एग्री एक्सपोर्ट ट्रेंड्स अगर हम बताएं, एक्सपोर्ट ट्रेंड की बात करें तो 20 फाइनेंशियल ईयर 25 में $52 बिलियन का एग्री एक्सपोर्ट हुआ। 2030 तक टारगेट $100 बिलियन का रखा गया है। बट क्या ऐसे 5 साल में डबल हो जाएगा? बहुत मुश्किल लग रहा है ना। एनुअल ग्रोथ रेट कितना चाहिए? 20% के आसपास चाहिए। अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो भी 5 साल में डबल होने के लिए ऑलमोस्ट हमें 14% का तो ग्रोथ रेट चाहिए ही चाहिए, कि 14% आपका एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट ग्रोथ हो तो जाके होगा। फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर 25 तक हमारा एग्रीकल्चरल ग्रोथ सिर्फ 2.3% रहा है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट का ग्रोथ, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट का ग्रोथ बहुत कम रहा है। जबकि उसके पहले के 10 साल, कांग्रेस वाले 10 साल, उसमें एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट का ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहा था। अब हम बात करते हैं ड्राइवर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या क्या ड्राइव करेगा आगे आने वाले टाइम में? तो देखो, हम लोगों ने तो बासमती राइस बहुत बेच लिया, दुनिया को बहुत ज़्यादा खिला दिया, राइस बहुत खिला दिया इनफैक्ट, है ना। और राइस ज़्यादा प्रोड्यूस करने से फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। ये आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, क्या ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में दिखाने देखने के लिए ज़रूर मिलती हैं। स्पाइसेस, कॉफ़ी एंड टोबैको। Droughts in Brazil and Vietnam boosted India's coffee exports. ब्राज़ील में और वियतनाम में जो ड्राउट्स हुआ, उसने इंडिया के कॉफ़ी एक्सपोर्ट को क्या किया? एक तरह से बूस्ट किया। क्रॉप फेलियर्स इन ब्राज़ील एंड जिम्बाब्वे इंक्रीज डिमांड फॉर इंडियन टोबैको। तो हम लोग स्पाइसेस, कॉफ़ी और टोबैको को एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। टर्मरिक जो है इंडिया का, हल्दी जो आप खाते हो, ठीक है, मिर्चा, चिली, क्यूमिन, कोरिएंडर, ये सब बहुत ज़्यादा हम लोग को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शुगर एंड व्हीट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मरीन प्रोडक्ट का भी और ज़्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल बचा हुआ है। राइस में नॉन बासमती राइस, बासमती राइस तो हमने बहुत कर लिया। नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट रिमेन्स स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट टेम्पोररी बैन्स एंड ड्यूटीज ऑन सर्टेन वेराइटीज। बासमती राइस एक्सपोर्ट्स आर सेट टू हिट अ न्यू रिकॉर्ड। बासमती राइस में हम लोग एक न्यू रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। तो ये है ड्राइवर्स ऑफ एक्सपोर्ट, और ये एक्सपोर्ट्स हमें करना है एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चरल ग्रोथ, एग्रीकल्चर का ग्रोथ तो ठीक है, बट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ग्रोथ स्लो डाउन क्यों हुआ, इसके बारे में चलते हैं। एक्सपोर्ट पे कई बार गवर्नमेंट बैन लगा देती है ना। फॉर एग्जांपल, अनियन की प्राइस बढ़ने लग जाएगी, अनियन पे लगा देगी। वीट की प्राइस बढ़ने लग जाएगी, वीट पे लगा देगी। राइस की प्राइस बढ़ने लग जाएगी, राइस पे लगा देगी। तो कई बार जब एक्सपोर्ट हो रहा होता है और इंडिया में प्राइस बढ़ती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? बैन लगा देती है एक्सपोर्ट पे। रेस्ट्रिक्शन ऑन ब्रोकन राइस, ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, है ना। एंड ड्यूटीज ऑन बासमती राइस, इससे हमारा एक्सपोर्ट का वॉल्यूम गिर गया। वॉल्यूम, एक्सपोर्ट का वॉल्यूम कितना गिर गया? 27%। वॉल्यूम गिर गया, बट प्राइस बढ़ गया इसकी वजह से। पूरा पूरे वर्ल्ड में हम कितना राइस को डोमिनेट करते हैं एक्सपोर्ट करने में, आप देखो। बोले ही वॉल्यूम गिर गया, बट प्राइस हमारा ज़्यादा नहीं गिरा, हमें नुकसान उस तरह से नहीं हुआ, ठीक है। ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन, एग्री एक्सपोर्ट्स आर हेवली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल प्राइस ट्रेंड्स, है ना। When worldwide price fall, Indian exports lose competitiveness and earnings. Rice exports values declined despite volume recovering after lifting restrictions. तो राइस एक्सपोर्ट का वैल्यू डिक्लाइन हो गया, भले ही हमने बाद में वॉल्यूम को बढ़ा दिया था, तब भी हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया क्योंकि प्राइसेस कम हो गई थी। अब क्या है? डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में करते नहीं है। रिसोर्स एफिशिएंट फार्मिंग हम करते नहीं है। फार्मिंग हमारा जो है उसमें बहुत सारा रिसोर्स वेस्ट जाता है, इस हिसाब से हम बहुत महंगी फार्मिंग करते हैं। एवरेज एनुअल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट ग्रोथ जो फाइनेंशियल ईयर 5 से 14 तक 20% था, वो 15 से 25 तक सिर्फ 2.3% होकर रह गया। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो सीधे सीधे आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। राइस की बात करते हैं। राइस में हमने काफ़ी वॉल्यूम एक्सपोर्ट किया था और वैल्यू उसका 12.5 बिलियन डॉलर है 2025 की बात करें तो। पास्ट से क्या सीखने के लिए मिलता है? गवर्नमेंट राइस एक्सपोर्ट्स कंट्रोल्स इन 2022-23 ऑफर यूजफुल लेसन, है ना। एज इंडिया रिस्ट्रिक्टेड ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट, स्लैप्ड ड्यूटीज ऑन पार बॉइल्ड राइस। पार बॉइल्ड उसीना चावल खाते हो ना, हल्का ब्राउन ब्राउन टाइप होता है,
उस पर जैसे ही गवर्नमेंट ड्यूटी व्यूटी लगाया, एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस डिसाइड किया, ग्लोबल राइस प्राइस बढ़ गया। तो हमें यही करना चाहिए, वैल्यू बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा के हम क्या ही कर लेंगे। ऑल्दो द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स फेल, उस समय क्या हुआ, हमारा एक्सपोर्ट का वॉल्यूम कम हो गया। द एक्सपोर्ट वैल्यू, एक्सपोर्ट का वैल्यू सिर्फ 6% कम हुआ, जबकि वॉल्यूम 26.7% कम हुआ था। वंस मोस्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन राइस एक्सपोर्ट्स वेर लिफ्टेड इन लेट 2024, जब 2024 के आखिरी में हम लोगों ने राइस एक्सपोर्ट्स पर से रेस्ट्रिक्शन घटाए, हमारा वॉल्यूम बढ़ गया बट बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं बढ़ा। अब राइस के एक्सपोर्ट से क्या इन्वायरमेंटल रिस्क है, देखो अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है, ये सारा क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका है, प्रीलिम्स में भी आ चुका है और दोबारा भी आता रहेगा। वाटर रिसोर्स डिप्लीट होगा, क्योंकि राइस जो है बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत ज़्यादा पानी पीता है। पंजाब में ग्राउंड वाटर लोगों ने इतना एक्सट्रैक्ट कर रखा है कि वाटर टेबल डिप्लीट हो गया है। मीथेन इमिशन करता है, ये भी 2022 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया। मीथेन कौन इमिट करता है, बहुत ज़्यादा राइस इमिट करता है। सॉइल डिग्रेडेशन करता है, पॉल्यूशन करता है, बहुत ज़्यादा केमिकल फार्मिंग करेंगे, केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे। वियतनाम में सॉइल सैलिनाइज हो गया है, रिवर पॉल्यूट हो गया है, वही हाल पंजाब में भी हुआ है, लोगों को कैंसर भी होने लग गया है। एग्री इंपोर्ट्स, एग्री इंपोर्ट्स में कंसर्न्स क्या है, एग्री इंपोर्ट्स का सारा डेटा हम लोग देख चुके हैं। एडिबल ऑयल को हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एडिबल खाने वाला ऑयल जो है बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं, इस पर लगाम लगाना होगा। गवर्नमेंट ने बहुत बार, है ना, तो एडिबल ऑयल को इंडिया में ही प्रोड्यूस करने के लिए पाम सीड ऑयल, ठीक है, उसके लिए प्रोग्राम्स वगैरह स्टार्ट किए हैं, बट बहुत ज़्यादा फायदा अभी तक नहीं दिखा है। इंडिया मस्ट परस्यू अ टारगेटेड प्रैग्मेटिक पॉलिसी फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक ऑयल पाम, डोमेस्टिक ऑयल पाम को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ऑयल पाम ईल्ड्स अप टू 4 टन्स ऑफ ऑयल पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर लैंड में 4 टन्स ऑफ ऑयल देता है, जबकि मस्टर्ड से वो 10 गुना ज़्यादा देता है। मतलब मस्टर्ड जितना एरिया में ऑयल देगा, उसका पाम ऑयल उसका 10 टाइम्स हो जाएगा उतने एरिया में। हाउएवर इट टेक्स 4 to 6 ईयर टू मच्योर, मच्योर होने के लिए ही 6 से 4 ईयर लग जाएगा। ड्यूरिंग विच स्मॉल होल्डर फेस इनकम लॉस, जो छोटे वेंडर हैं उनको इनकम लॉस होने लगता है। अब रिड्यूस करने के लिए एडिबल ऑयल का इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा, ऑयल सीड का कल्टीवेशन बढ़ाना पड़ेगा, खासकर पाम ऑयल का बढ़ाओ, जहाँ पे ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सोयाबीन, सबका बढ़ाओ। अडॉप्ट सस्टेनेबल एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस, इंटरक्रॉपिंग, डाइवर्सिफिकेशन, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखना, इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल रखना पड़ेगा। In Madhya Pradesh, intercropping mustard alongside wheat has led to significant gains in oilseed harvest. Strengthen local processing capacity. Local processing capacity को क्या कर दो, strengthen कर दो. Plan to establish mega oilseed processing hubs in Rajasthan. Aim to reinforce domestic supply and foster self-sufficiency. अब वे फॉरवर्ड क्या है, बिल्ड रॉबस्ट एग्रो प्रोसेसिंग कैपेसिटी। एग्री प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्या होना पड़ेगा, रॉबस्ट। एक कंसिस्टेंट ट्रांसपेरेंट ट्रेड पॉलिसी होनी पड़ेगी। बैलेंस डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी नीड्स विद एक्सपोर्ट ऑब्जेक्टिव बाय सेटिंग क्लियर प्रेडिक्टेबल टैरिफ्स एंड कोटा रेजिम। कोटा रेजिम्स क्या होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए, प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। अलाइन मार्केट इंटरवेंशन टूल, मार्केट इंटरवेंशन टूल जो है एमएसपी, बफर स्टॉक, इन सब के साथ अलाइन होना पड़ेगा। लेवरेज ट्रेड फॉर रूरल ग्रोथ, रूरल ग्रोथ के लिए ट्रेड पे हमें लेवरेज करना पड़ेगा। सेकंड टॉपिक चलते हैं, भारत फोरकास्ट सिस्टम फॉर पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग। देखो अभी वेदर फोरकास्टिंग तो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाता है, ठीक है, अभी पंचायत लेवल पे वेदर फोरकास्टिंग। पंचायत का साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो उतना एरिया 6 किलोमीटर इंटू 6 किलोमीटर एरिया के हिसाब से अब पंचायत के हिसाब से वेदर फोरकास्टिंग हो पाएगा, जिसको भारत फोरकास्ट सिस्टम बोला गया है। आईएमडी ने ऐसा अनवील किया है, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो पुणे में है, और साथ साथ में IITM जो पुणे में है। ये IIT मद्रास नहीं है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। यहाँ पे इन्होंने भारत फोरकास्ट सिस्टम निकाला है। 6 × 6 किलोमीटर के एरिया में अलग अलग 6 × 6 किलोमीटर के एरिया के हिसाब से वेदर फोरकास्ट ये लोग कर सकते हैं। अब ये वेदर फोरकास्टिंग इतना अच्छा और कैसे होने वाला है, हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं इसके लिए। सुपर कंप्यूटर, बहुत फास्ट कैलकुलेशन। एक सुपर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं जिसका नाम है अर्का, एक सुपर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं जिसका नाम है अरुणिका। इन दोनों का यूज कर रहे हैं। पर्पस क्या है,
enhance short and medium term forecast critical for agriculture, disaster preparedness and public safety. ये सब काम करना. फीचर्स क्या है? हाई रेजोल्यूशन फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग हाई रेजोल्यूशन हो, 6 किलोमीटर इंटू 6 किलोमीटर एरिया में हो. इट कवर्स ट्रॉपिकल रीजन. ट्रॉपिकल रीजन को भी कवर करेगा. 30 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक कवर करेगा. ठीक है, इंडिया इसमें कवर हो जाएगा. एडवांस सुपर कंप्यूटिंग इसमें यूज हो रहा है. रियल टाइम फॉरकास्टिंग हो पाएगा. डॉपलर वेदर रडार्स यहाँ पे यूज होंगे. प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या मिलेगा? जब भी हेवी रेनफॉल होने वाला होगा, पहले से फार्मर को पता चल जाएगा वो क्रॉप का प्लानिंग कैसे करना है, कब इरिगेशन करना है, फ्लड का रिस्क से कैसे बचाना है, रिसोर्स एलोकेशन कैसे करना है. ये सब सारी चीजें उनके लिए क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी. ये सब कीवर्ड हैं, सीधे आप यूज करोगे. क्रॉप प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन, हेवी रेनफॉल, फ्लड रिस्क. ग्लोबल बेंचमार्क क्या है? मोस्ट ग्लोबल मॉडल ऑपरेट एट 9 से 14 किलोमीटर रेजोल्यूशन है ना. हमारा 6x6 में करेगा तो हमारा ज़्यादा अच्छा होगा. स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट. वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट. देखो अभी एनिमल हेल्थ खराब हो रहा है और एनिमल से इंसान में जूनोटिक डिजीज जो है वो खतरा बढ़ते जा रहा है. वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है ना, उसने रिलीज किया है फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट. फर्स्ट एवर, पहली बार. अबाउट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, WOAH फॉर्मली नोन एज ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजोटाइज, पहले इसको नाम से जानते थे. एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. 1924 में फाउंड हुआ. 2022 में इसका नामकरण चेंज हुआ है. पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है. ये एक तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके रिकॉग्नाइज एज रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन, WTO का रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरह से ये रिकॉग्नाइज होता है. इंडिया भी यहाँ पे एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है. वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ क्या करता है? वर्ल्ड एनिमल हेल्थ उनके डिजीज, एनिमल्स के डिजीज को ट्रैक करता है. एनिमल्स में जो भी ट्रेड होता है ना, उसको मॉनिटर करने का काम करता है. उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करता है कि ट्रेड कैसे होगा. ठीक है, सो दैट डिजीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैले. प्रमोट साइंस बेस्ड एनिमल वेलफेयर. एनिमल वेलफेयर प्रमोट करता है जो साइंस बेस्ड है. अब इस रिपोर्ट का की हाईलाइट क्या है कि देखो, इंडिया के पास ट्रांस बाउंड्री मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने वाले एनिमल से डिराइव्ड जो डिजीज है उसका रिस्क बढ़ रहा है ना. 2005 से 23 के बीच जूनोटिक डिजीज एनिमल्स और ह्यूमन दोनों का अफेक्ट किए हैं. अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है, जो अफ्रीका से क्रॉस करके श्रीलंका तक पहुंच गया है, अब वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आ सकता है. नॉर्थ ईस्ट में पिग रेयरिंग बहुत होती है, तो ये स्वाइन फीवर मतलब क्या करेगा? उनको बीमार करेगा. तो ऐसे बहुत सारे पिगरीज को खत्म कर सकता है. एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड्स में होता है, पोल्ट्रीज में. 100 आउटब्रेक इन नॉन पोल्ट्री स्पीसीज. नॉन पोल्ट्री में भी ये आउटब्रेक देखने के लिए मिला. फूट एंड माउथ डिजीज ये कैटल्स में देखने के लिए मिलता है. ठीक है. एंडेमिक इन इंडिया, शोड न्यू स्टीरियोटाइप एंड सैट वन एक्टिविटी इन अदर कंट्रीज. Disease like lumpy skin and PRP both reported in India are now spreading to new global region. तो अब WOAH क्या बोल रहा है कि वैक्सीन इक्विटी एनिमल्स के लिए भी चाहिए, सर्विलेंस चाहिए, सबसे ज़्यादा बायो सिक्योरिटी चाहिए विथ अलाइन विथ इंडियाज नीड टू सेफगार्ड लाइवलीहुड. इंडिया का नीड है लाइवलीहुड सेफगार्ड करना, ट्रेड सेफगार्ड करना एंड फूड सिक्योरिटी सेफगार्ड करना. थैंक यू. जय हिंद.